जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। आप सुनाएं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी ठीक हैं। तो लेक्चर हमने कर लेना था, लेकिन आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स का वाईफाई का इशू था। और अरे ये जो स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से क्यों नहीं लॉग इन करते? मुझे इधर एडमिट करना पड़ता है, इसी वजह से टाइम वेस्ट होता है। आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, कैसे रहे एग्ज़ाम? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही आवाज से। आप लोगों में मिड एग्ज़ाम कैसे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, ठीक हो गए। चेक अच्छा, हो गया सर? अभी तो मैंने कलेक्ट ही नहीं किया पेपर आपके डिपार्टमेंट से। सही। कब करना है सर? पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो आगे हमने पढ़ाना है ना, उसको थोड़ा सा बेहतर कर लें और उसके बाद फिर चेकिंग की तरफ जाएंगे। सही। अच्छा सीआर आप तो हैं, दूसरा सीआर नहीं है दूसरी क्लास का? पता नहीं सर। जी, दूसरा सीआर क्या रोल नंबर था? रोल नंबर 2 है आई थिंक। अच्छा, ये रोल नंबर 84 है एक। रोल नंबर 84, ये बताएं यहाँ जो ये मिरर हो रहा है, ये कितनी दफ़ा मिरर हो रहा है? अगर आप ये देखें, ये कर्सर जो है ये मिरर हो रहा है। एक तो यहाँ है, फिर यहाँ शो हो रहा था, तो ये कितनी दफ़ा हो रहा है ऐसे? स्टूडेंट सुन नहीं रहे इसमें अपना लेक्चर? हम लोग इस वक्त कोई और लेक्चर तो नहीं है? नो सर। चले अब हम अपना नहीं सर, लास्ट ईयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मिड के बाद से, और ये उसके बाद पहला लेक्चर है हमारा। इसमें हमने फोकस करना है लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाकी भी कुछ टॉपिक्स हैं वो भी हमें करने हैं। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है
इसको समझने के लिए आज का लेक्चर है, उसके बाद इसकी बेस पे हम आगे अपनी डिस्कशन जो है ना वो कर सकेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा सकेंगे। तो ये वाला असल में बेसिकली उसकी बेस है, जो हमारे फर्दर लेक्चर होने हैं उनकी आज का लेक्चर बेस है। और आज का लेक्चर कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, ईजी है और ट्रस्टिंग के लिए बहुत टाइम है। तो अगर पहले एंड होता है तो हम पहले एंड कर लेंगे लेक्चर को। ये लाजिम नहीं कि 2.5 घंटे ही होंगे, हमने अपने कोर्स कंटेंट पे है कि वो अगर कवर हो जाते हैं तो ठीक है, अगर वो 2.5 घंटे में भी कवर नहीं होते तो हम थोड़ा टाइम आगे भी ले जाएंगे। तो ये मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और इस सारे करने की मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं आप साथ के साथ इस लेक्चर को अपने हाथ से नोट भी करें और जो एग्जाम्पल हैं, चीज़ें हैं, वो आप भी करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करने लगे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के वर्ड से। जी, लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, वो है 1 2, एक वेक्टर है बी और वो मेरे पास है 0 3। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये कि आप इसमें इसको स्केलर मल्टीपल करें प्लस इसका स्केलर मल्टीपल करें, वो जो आंसर होगा वो बेसिकली इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन के नतीजे में आएगा। जैसे कि फर्ज करें अगर मैं लिखता हूँ 3a प्लस 2b, तो 3a का क्या मतलब हो जाएगा? a की जगह आ जाएगा 1 2 प्लस 2 की इंटू 0 3। ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 3 प्लस 0, ये हो जाएगा 6 प्लस 6। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 0 और 6 एंड 6 12। तो बेसिकली ये जो है, सॉरी 0 कह रहा है, ये 3 और 12, ये जो है 3 एंड 12, हम कह सकते हैं दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। वी कैन से दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 12 is a linear combination of A and B। अच्छा, अब मैं आपको आप जरा सॉल्व कीजिएगा। अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर v1 है, लेट्स सपोज वो है 1 2, एक वेक्टर v2 है जो कि लेट्स सपोज है 5 6, और इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन मुझे बता दें। ये आप जरा सॉल्व करें और मुझे दिखाएं, ठीक है? v1 है 1 2, v2 है 5 6, और आप इसका कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, कोई ऐसा वेक्टर बनाएं जो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो। सर जी, जी जी, ये सर अहमद तारिक है, पता नहीं कौन। एक सेकंड जी, अहमद तारिक, इसका माइक ऑन करके इसे कहें कि यार सारे मैसेज किए जा रहे हैं सर, देखिए। क्या मैसेज कर रहा है?
देखें ये पता नहीं कैसे कैसे मैसेज कर रहे हैं, बच्चियां लेफ्ट कर रही हैं, सर सी आर फारिग है, सर सी आर आप बन जाए, देखे जरा इसका माइक ऑन कराएं जरा अहमद बेटा आपका क्या इशू है? तकरीबन सर आउटसाइडर है ये। फिर इसके पास लिंक कैसे गया? पता नहीं सर। हमने लिंक तो ग्रुप में शेयर किया है ना। आई थिंक सर ही लीव, हैज लेफ्ट। सर लेफ्ट, सर लीव करके जी, लेफ्ट करके। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ना अपने जो ऑफिशियल ईमेल है ना वहाँ से किया करें। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि मुझे ऐड नहीं करना होगा। दूसरा ये होगा कि इस तरह जो अननोन है वो नहीं आएंगे, जी सर। है ना। अच्छा बहरहाल, अच्छा ये आपने लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल लिया? सीआर ज़रा दिखाइएगा मुझे। जी सर। अपना कैमरा ऑन करें, मुझे दिखाएं आपने कोई लीनियर कॉम्बिनेशन निकाला है जो अभी मैंने आपको साइन किया है। जी सर कर दिया। दिखाएं मुझे। एक सेकंड सर। शेयर करें। ये क्लास में आपका जैन जी सर। देखिए सर। ये आपकी क्लास का जैन खालिद? नहीं सर ये हमारी क्लास में नहीं। सर जैन खालिद सेक्शन ए से। अच्छा आपने कोई लिया है उसमें 5 और 3 से किया, तो ये आखिर में जो आपके पास आंसर आया है बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ वेक्टर v1 एंड v2। ठीक हो गया? ठीक है बेटा, चलिए हम आगे जी मूव सर। करते हैं फिर। जी जी। तो ये करने के बाद लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मफहूम हुआ कि जिसको हम किसी भी कॉम्बिनेशन में लिख सकें, यानी इसको स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस प्लस स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस, उन दोनों को ऐड करके जो बनेगा वो बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वेक्टर ए और बी का। सिमिलरली v1 और v2 का भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं जैसे सी आर ने अभी किया था। तो बहरहाल इसके बाद फिर हम जरा मूव करते हैं एक और हम मूव करते हैं इस तरफ, जो है जी एक आइडिया है अबाउट स्पैन। स्पैन किसे कहते हैं? स्पैन किसे कहते हैं? स्पैन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो अभी हमने लिए थे पीछे, उनका क्या होगा? स्पैन का मतलब ये होता है कि वो कितना इलाके में जा सकता है, एरिया ऑक्यूपाई कर सकता है, वो और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन। एक चीज़ और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे ए और ये अभी पिछली एग्जांपल देखी जाए, अभी ये वाली एग्जांपल अगर ली जाए 1203, ये क्या है 12 फिर है 03। अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ तो एक पॉइंट तो ये आ जाएगा। ये पॉइंट क्या है?
वेक्टर ए है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, वेक्टर ए। वेक्टर बी अगर मैं लेना चाहूँ, बी वेक्टर क्या है, 0 3। 0 3 का क्या मतलब हुआ, एक्स की वैल्यू 0 है और नेगेटिव में आपने 3 तक जाना है, तो यहाँ तक ये हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है ना। 1 2 0 3 इसको मैं अगर ड्रा करता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, ये है तो फिर बेसिकली ये ए वेक्टर बनेगा और ये बी वेक्टर बनेगा। अब अगर ए के अंदर मैं इसका मल्टीपल कर लेता हूँ, यानी 2a + 3b करता हूँ, इसी तरह 3a - 2b करता हूँ, मतलब इसका मतलब ये होता है +-2b, तो स्केलर मल्टीपल। इस तरह जितने भी मैं आंसर करूँगा वो कहाँ कहाँ लाई करेंगे, तो वो बेसिकली लाई, जो इसका आंसर आएगा वो लाई करेगा इन प्लेन में, ठीक है, चारों के चारों। तो स्पेस occupied by all combination of vectors a and b will constitute मतलब वो कंस्टिट्यूट करेंगे स्पैन ऑफ ए और बी। तो ये बेसिकली इसकी स्पैन क्या होगी, R2। वो स्पेस रियल नंबर जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी अलॉन्ग वाई एक्सिस भी वो डायमेंशन रखते हैं R की, इन्फिनिट डायमेंशन। तो R2 का मतलब क्या हुआ, एक वो प्लेन जो एक्स और वाई एक्सिस के मिलने से बनी हो, या कोई से दो वेक्टर के मिलने से बनने वाली प्लेन जो है उसमें इसके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे। तो स्पैन ऑफ ए और बी जो है वो क्या होगा, R2 होगा। इसकी मिसाल को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, और वो एक्सटेंड करते हैं मशहूर मारूफ आई और जे वेक्टर लेके। हमें पता है फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो हम यहाँ अपने स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, स्टैटिक और डायनामिक्स में पढ़ाते हैं कि आई और जे जो हैं ये यूनिट वेक्टर होते हैं। आई बेसिकली क्या होता है, आई बेसिकली होता है 1 0 और जे हमारे पास होता है 0 1। इसको अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो ये ड्रा कुछ इस तरह होगा। आई जो है वो ऐसे होगा यूनिट, और जे जो है वो इस तरह होगा। इन दोनों के दरमियान एंगल वैसे क्या होगा, 90 डिग्री। वैसे तो ऑर्थोगोनलिटी हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनलिटी का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो, इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों वेक्टर जो हैं वो आपस में 90 डिग्री पे हैं या ऑर्थोगोनल हैं। अब अगर आई और जे मेरे पास है, तो यहाँ कोई भी वेक्टर जो इस प्लेन में लाई कर रहा हो उसको मैं आई और जे की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई भी वैल्यू, कोई भी वेक्टर can be represented as a combination of I and j. So I can say that I can write any vector that lies in this plane, and this plane is R2 because it has two dimensions. One is along x-axis, another is along y-axis. That's why I'm writing here R2. So every vector in this plane might have two dimensions. अब फर्ज करें एक वेक्टर मैंने शो करना है, लेट्स सपोज एक वेक्टर मैंने यहाँ शो करना है जैसे f, इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज ये 5 है। अलॉन्ग x एक्सिस हम कितना मूव करते हैं, 3। अलॉन्ग y एक्सिस कितना मूव करते हैं, 4। तो इसको जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसको हम मैग्नीट्यूड अगर 5 है, इसको हम एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आई एंड जे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं f = 3i + 4j। तो
कोई भी आप इस प्लेन में कोई मर्जी पॉइंट ले लें, किस मर्जी क्वाड्रेंट में ले लें, यू कैन राइट दैट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर आई एन जे। तो हम देख सकते हैं स्पैन ऑफ दिस विल बी स्पैन ऑफ आई जे क्या है, ये अगेन R2 है। ठीक हो गया कि इनकी जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन हैं उनको वो स्प्रेड करेंगे एक प्लेन में, और प्लेन की 2 डायमेंशन होती है इसलिए R2 है। R1 का मतलब क्या होगा, ये पहले शायद किसी को ना बताओ, R वैसे रियल नंबर को कहते हैं, R या R1 का मतलब एक लाइन है, जस्ट एक लाइन। R2 का क्या मतलब होगा, R2 का मतलब ये होगा कि एक ये लाइन और एक ये लाइन, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ये पेज बन जाएगा, ये वाला जिसमें मैं कर्सर घूम रहा है या मैं लिख रहा हूँ। R3 का क्या मतलब होगा, आपको याद होगा मैंने क्लास में 3D बड़ा बताया था कि एक एक्सिस ये होगी सर जी, एक्स एक्सिस। जी जी, सर ये अहमद तारे को रिमूव कर दें काइंडली, बगैर बोले से रिमूव कर दें। लाइन कैसे हो गया, नहीं मैं ये चीज समझना चाह रहा हूँ कि एक्सिस फ्रंट के पास लिंक जाता ही कैसे है। सर ये शायद यूनिवर्सिटी का ही है कोई, क्योंकि इसने पहले कैमरा ऑन किया हुआ था तो ये क्लास में बैठा हुआ था जब लिंक आपने सेंड किया था उस वक्त। हाँ। चलिए ये चेक कीजिएगा कौन सा स्टूडेंट है, हम इसकी कंप्लेंट करते हैं। अच्छा मैं ये बता रहा था R का मतलब क्या है, 1 डायमेंशन, R2 का मतलब 2 डायमेंशन, और इसका मतलब क्या होगा, प्लेन बनेगी एक प्लेन या 2D, और R3 का मतलब क्या होगा, 3D या स्पेस, और तीसरी डायमेंशन इस तरह होगी ये Z एक्सिस, और इन सब के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जिस वक्त हमारे पास I और J हैं तो ये बेसिकली 2 एक्सिस के लॉन्ग हैं, तो ये स्पैन इसका क्या होगा, R2, कि इनकी जितनी भी कॉम्बिनेशन है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं जिस स्पेस को, जिस जगह को, जिस जितनी डायमेंशन को, वो है 2 डायमेंशन R2। So I can write अच्छा फ्रेंड्स, ये इस किस्म के डिस्टर्बेंस को ख़त्म करने के लिए हम ये करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर से जिसका जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर वाली ईमेल होगी जस्ट वही इंटर होंगे, और इसके अलावा किसी को हम जो है ना वो नहीं करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। ठीक है, ये अपनी फेलोज को जी बता सर। दीजिए। सर उमैरुल्लाह को इंटर कर दें, उमैरुल्लाह मेरुल्ला को, इंटर कर दें एक। हाँ वो मैंने कर दिया है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा मैं ये बता रहा था कि अगर I और J मौजूद हैं तो इसका स्पैन क्या होगा, इसका स्पैन ये होगा कि आप इसको कोई भी वेक्टर जो 2D में है उसको इन फॉर्म ऑफ I एंड J लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्पैन ऑफ I एंड J इज R2। एनी वेक्टर इन R2 can be represented by these I and J।
यूनिट वेक्टर्स। और ये आई और जे इसका मजीद यूनिट वेक्टर एक नाम है, लेकिन इससे भी अच्छा नाम जो इस सब्जेक्ट के हिसाब से है उसका नाम है बेसिस है। बेसिस क्या होता है ये हम इस लेक्चर के आखिर तक समझ जाएंगे। और बेसिस की बुनियाद पे ही आगे लीनियर कम्बिनेशन की बात चलती है, तो इसीलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, इफ वी हैव vectors v1, v2, so on vn, then span of these vector will be क्या होगा, d set of all vectors c1 v1 plus c2 v2 plus cn vn such that ci belongs to R any real number for n is from 1 to n. Sorry, I is 1 to n. तो इसको क्या कहेंगे, स्पैन कहेंगे। अगर मेरे पास C1 A प्लस C2 B किसी जर्नल वेक्टर x के इक्वल है, क्या मतलब हुआ इसका, C1 इंटू ए की जगह a की वैल्यू, a हमारे पास था 1 2 याद होगा आपको, प्लस C2 वो है 0 3 पास एग्जाम्पल के मुताबिक। तो x का मतलब क्या है, x1 और x2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये क्या बनेगा, C1 प्लस 0, ये 0 है, इज इक्वल टू हो जाएगा x1 के, और ये आ जाएगा 2C1 प्लस 3C2 इज इक्वल टू x2। ये दो इक्वेशंस हैं। यहाँ से अगर मैं C1 और C2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, C1 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आ जाती है, C1 इज इक्वल टू x1, और C2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो पहले यहाँ 2x1 प्लस 3C2 इज इक्वल टू x2, और अगर इसको यहाँ ले जाएं तो ये बन जाएगा x2 माइनस 2x1 इज इक्वल टू C2, और अगर ये 3C2 है, अगर डिवाइड करूँ तो 1/3, तो ये बेसिकली C2 आ गया। अब ये मैंने एक जर्नल बात कही थी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू x हो, ठीक है ना, तो वो भी इसके अंदर वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो भी स्पैन के अंदर आएगा, कि वहां तक ये चीज इसके कॉम्बिनेशन यहाँ तक ऑक्यूपाई कर रहे हैं जगह को। अब इस चीज को करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ x जर्नल ले लिया। तो अगर फर्क करो मुझे कोई कह दे कि मेरे पास x जो है वो है जी, x की वैल्यू अगर कोई मुझे बता दे या कह दे कि भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन इक्वल होना चाहिए, फर्ज करो 2 और 3 के, तो x1 क्या आ जाएगा 2, x2 क्या आ जाएगा 3। जैसे ही मुझे ये वैल्यू पता चलेंगी तो मैं C1 और C2 बता सकता हूँ। और जिस वक्त मुझे ये C1 और C2 की वैल्यू पता चल गई, यानी सिंपल अल्फाज में ये है कि जो तीसरा वेक्टर ये आया है x वाला, वो बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a और b है, और a और b बजाते खुद और इनके कॉम्बिनेशन की वजह से जो तीसरा रैंडमली कोई भी वेक्टर आया है वो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो सारे मिलके स्पैन ऑफ a और b बना रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं नया टॉपिक, मतलब नया टॉपिक नहीं, नया कंसेप्ट है, वो है लीनियर, है वो इसी से कनेक्टेड बात, वो है लीनियर इंडिपेंडेंस। अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं 2 3 4 6,
और मैं करना चाह रहा हूँ C1 ऑफ 2 3 प्लस C2 ऑफ 4 6। अगर मैं थोड़ा सा गौर करता हूँ मुझे पता चलता है कि जो ये पहला वेक्टर है दूसरा वेक्टर उसी का मल्टीपल है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ C2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 4 6। इस 2 को चाहे आप यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, चलो मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि C2 के साथ कंफ्यूज ना हो। जैसे ही आप ये 2 यहाँ लिखेंगे तो 4 6 की बजाय क्या आ जाएगा, ये 2 और 3। तो अंदर मैंने क्या लिखना है, 2 और 3, 2 एंड 3। तो इसमें से कॉमन लिया जाए, 2 और 3 वेक्टर को कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा C1 प्लस 2 टाइम्स C2। और ये बेसिकली कोई एक और स्केलर मल्टीपल है ऑफ 2 एंड 3 का। क्या मफहूम हुआ इसका? इसका मफहूम ये हुआ कि अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको ड्रा करना चाहता हूँ तो क्या होगा, पहला पॉइंट आएगा 2 और 3, 2 यहाँ 3 1 2 3, ये तकरीबन यहाँ आ जाएगा पहला पॉइंट। फिर आएगा 4 एंड 6, ये आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन बन रही है, इनके ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है वो बेसिकली ये पॉइंट, ये था पहला वेक्टर V1 और यहाँ ये दूसरा वेक्टर V2। बेसिकली V2 और V1 जो है वो इसका अगर मल्टीपल लें तो वो इसी लाइन के अलॉन्ग, यानी डबल लूँ तो ये V2 आ गया, अगर इसका फर्दर डबल लूँ फिर इसी लाइन के अलॉन्ग ये मूव करेगा, और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँ तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मफहूम ये हुआ कि आप इसकी जितने मर्जी मल्टीपल ले लें, दैट विल बी अलॉन्ग दिस एक्सिस। और ये जनरल फॉर्म में यहाँ ये मैंने लिखा है C3 के स्केलर मल्टीपल ऑफ 2 और 3 जो पहला वेक्टर है उसका है। तो इसका स्पैन क्या होगा, ये लाइन होगी, ठीक है। इसका स्पैन क्या हो जाएगा, स्पैन विल बी वन लाइन, स्पैन ऑफ 2 3 एंड 4 6। ये क्या है, ये एक लाइन है, और उसको फिर क्या कह देंगे, कोलिनियर कह देंगे। ये दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं, V1 एंड V2, ये वाले दो वेक्टर ये कोलिनियर वेक्टर हैं। और इसका स्पैन जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, उसी लाइन पे, उस लाइन। अगर कोई एक वेक्टर यहाँ मौजूद है, यहाँ इस वेक्टर को आप एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2 नहीं लिख सकते क्योंकि ये आउट ऑफ स्पैन चला गया, ये किसी और डायरेक्शन में चला गया। तो इसका स्पैन क्या होगा, सिर्फ R हो जाएगा। इसका स्पैन क्या हो जाएगा, R, सिर्फ एक डायमेंशन के तमाम, एक लाइन के तमाम। बात हमने करनी थी लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो डिपेंडेंट हो गया ना। लीनियरली इंडिपेंडेंट की अभी हमने बात करनी है, ये जो मैंने ऊपर लिखा था ना। तो लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, अगर आपको इस लीनियर इंडिपेंडेंट की समझ आ गई तो इसका मतलब ये है आपको लीनियर डिपेंडेंट की भी समझ आ गई। ये मिलती जुलती चीज़ है। इसी बात को समझाने के लिए फर्दर हम मूव करते हैं। अच्छा, ये वाला उस पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ ये जो एग्जांपल है, ये इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। बाकी इसको फर्दर आज के लेक्चर में हम देखेंगे। अच्छा जी, लीनियरली डिपेंडेंट सेट की बात हो रही है कि ये वाला जो दूसरा सेट है वो डिपेंड कर रहा है पहले पे।
क्योंकि वो पहले का स्केलर मल्टीपल है दूसरा दूसरा वेक्टर। तो इसको मैं अब वर्डिंग में ऐसे लिख रहा हूँ, वन ऑफ द वेक्टर्स इन दी set can be represented by some combination of others vector। इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंड, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक हो गया। और जो डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट चीज होगी, वो डज नॉट ऐड फ्रैक्शनैलिटी और डायमेंशन। यानी अगर एक चीज लीनियरली डिपेंडेंट है तो जो चीज डिपेंड कर रही है वो कोई नई डायमेंशन या डायरेक्शनैलिटी को डिफाइन नहीं कर रही। तो आपका स्पैन ऑफ, तो ये है लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो एक तरीका है लीनियरली डिपेंडेंट का। बाकी मैथमेटिकली इसका फार्मूला भी है, वो इंशाल्लाह अभी हम करेंगे। अभी आपको क्या समझ आई है बच्चे, ये बता सकते हैं? स्पैन किसे कहते हैं? कोई स्टूडेंट बता दे मुझे, हम फिर आगे मूव करेंगे। जी, कोई स्टूडेंट मुझे बता दे। ये आज लेक्चर का ज़्यादा टाइम रखने का मकसद ये है कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप मुझसे पूछ लें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको स्पैन की क्या समझ आई? स्पैन किसे कहते हैं? सर जी वो स्पेस ऑक्युपाइड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेक्टर्स। कोई और स्टूडेंट बता दे। सही कह रहे हैं आप, कोई और स्टूडेंट बता दे। कोई और स्टूडेंट बता दे। ने बताया है, बाकी भी कोई पार्टिसिपेट कर लें क्लास में। मतलब उस एरिया को बोलते हैं जिसमें वेक्टर कॉम्बिनेशन लाई करते हैं। बेटा आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, तो जरा दोबारा बताइएगा और थोड़ा लाउडली बोलिएगा। सर स्पैन हम उसको बोलते हैं जिसमें वेक्टर कॉम्बिनेशन लाई करता है, स्पेस एरिया डायमेंशंस में। ठीक हो गया। कोई और स्टूडेंट बता दे। अफशाल साजिद, बेटा आप बताएं स्पैन और लीनियरली डिपेंडेंट। पहले आप उसका स्पैन की बात कर रहे हैं, स्पैन ही बताएं पहले। अफशाल साजिद, ये स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है। जी सर। बेटा मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि स्पैन किसे कहते हैं, वो मुझे बता दें। सर वो याद नहीं आ रहा है। बेटा अभी आपके लेक्चर क्या ले रहे हैं? आप नोट कर रहे हैं? जी सर, क्वेश्चन तो भी किए हैं अभी साथ। चलें अली आप बता दें। अली आप बता दें स्पैन के मतलब क्या आपको पता चला है?
अली अली इम्तियाज, रोल नंबर 33 आप बताएंगे। 33 स्टूडेंट लेक्चर नहीं ले रहे हैं ना? फिर जो स्पेस ऑक्यूपाई की होती है वेक्टर ने वो होती है स्पैन। किस वेक्टर ने ऑक्यूपाई की होती है? दो वेक्टर जो हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इन्होंने कौन सी स्पेस ऑक्यूपाई की होगी? 2 डायमेंशन। 2D की होगी। और कैसे की होगी? क्योंकि हम इसमें दो वेक्टर्स यूज कर रहे हैं। आपका आंसर ना पार्शली ठीक था। इसका सही आंसर ये है, स्पैन की बात हो रही थी। सही आंसर इसका ये है कि कॉम्बिनेशन खुद भी, यानी वेक्टर v1 एंड v2 खुद भी प्लस ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज वेक्टर्स, जिस स्पेस को, जिस जगह को, जिसको ऑक्यूपाई करेंगे, will occupy, will span, that will be called as span। इस केस में अगर फर्ज करो ये है 2 और ये फर्ज करें 2 प्लस 2i प्लस 3j है, ये सिर्फ 2i है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करके आप ये वेक्टर बना सकते हैं, यहाँ वेक्टर बना सकते हैं, यहाँ बना, बट यू विल बी रिमेन इन द प्लेन। तो बेसिकली इसका स्पैन जो होगा वो R2 होगा, 2 डायमेंशन में, यानी ये खुद भी वेक्टर, इनके तमाम कॉम्बिनेशन भी। बहरहाल ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, अब आप लोगों से मैं पूछूंगा, रोल नंबर अगर 55 है तो वो मुझे बताए लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होता है, डिपेंडेंट किसे कहते हैं। ये वैसे अभी हमने कंप्लीट इसकी डेफिनेशन नहीं की, इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला भी आएगा, लेकिन उससे पहले मैं कह रहा हूँ कि एक बार रिपीट हो जाए क्लास में, ताकि फिर हम आगे मूव करें। रोल नंबर 55 है हमारे पास? एनीवन हु इज 55? नहीं, हमारे पास नहीं है। 67 आप बताएंगे? 67 आप बताएंगे डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है? मैं बेटा, आप बताएंगे? सर जी लेक्चर लेट ज्वाइन किया इसलिए। ये भी मैं लेट ही बताया, अभी मैंने बताया, पहले तो नहीं बताया। अच्छा, ये काजी अब्दुल रहीम, आप बताएंगे लीनियरली डिपेंडेंट? काजी अब्दुल रहीम, सॉरी सर, मैं सुना नहीं था, मैं अभी ज्वाइन किया था। मोइजिस, मोइजिस, नहीं ज्वाइन किया आपने? क्लास नहीं ले रहे आप? मोइज, जवेरिया अख्तर। जी सर। बेटा मैं पूछ रहा था कि लीनियरली डिपेंडेंट किसे कहते हैं? सर क्या अभी हमें लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट? जी,
सर पता नहीं। अभी आप सुन क्या रहे हैं लेक्चर में? कितनी देर हुई सुन आपको रहा लाइन था, में? बाथरूम गया हुआ था, मैं अभी आया हूँ। हाँ, शायद इसीलिए नहीं पता चला आपको। जी, नेक्स्ट पर्सन जवेरी अख्तर, आपको पता है लीनियरली डिपेंडेंट किसे कहते हैं? यस सर। क्या? अगर वेक्टर सेट का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। क्या बताया आपने? अगर वेक्टर सेट का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। ये कहाँ बताया है? मैंने तो ये पढ़ाया ही नहीं। बेटा आपने जो डेफिनेशन बताई है ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। हमारे पास दूसरा सीआर है, रोल नंबर 2 सेक्शन, रोल नंबर 1 है। रोल नंबर 1 आप बताएंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है? नंबर 1 आप नहीं सुन रहे? सुन आया। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें, आगे मैं लेक्चर कंटिन्यू करूँगा। अच्छा बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सके तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वेक्टर डिपेंड कर रहा है दूसरे पे। ये बड़ी मैं आसान अल्फाज में डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो ऐसा कम्बिनेशन, अगर एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर की कम्बिनेशन के तौर पे लिख सकें तो उसको हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। जैसे कि इस वेक्टर में जो ये वेक्टर, ये लेट्स सपोज वेक्टर v1 है, ये वेक्टर v2 है, तो वी कैन राइट v2 एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1, 2 टाइम्स ऑफ v1 हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इसका मतलब ये हुआ कि v, ये जो है सेट, ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। और इसी तरह आप पहले को लिख सकते हैं v1 कैन बी रिटन एज 1/2 ऑफ v2। तो ये बेसिकली एक वेक्टर दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा मैंने ये बताया, अगर आप इसको ड्रा करें तो इसका ड्रा हमने यहाँ किया हुआ है, ये वाला, ये। अब इसको अगर हम ड्रा करें, v1 को करें तो यहाँ तक आता है, v2 को करें तो फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है 0 0, यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? आवाज आ रही है इसमें? जी सर आ रही है। हेलो सर। यस सर आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास अगर वेक्टर v1 है वो है g2 3 और वेक्टर v2 है 4 6, इसको अगर हम यहाँ ड्रा करें तो v1 यहाँ तक आएगा इस पॉइंट तक और v2 यहाँ तक आएगा। अब अगर हम इनका वो करें, क्या करें, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन करें तो वो इसी लाइन के अबाउट, इसी लाइन के ऊपर ना स्पैन कर रहे हैं। तो इसका जो स्पैन है इस वेक्टर का वो है r, इसका स्पैन क्या है r। तो ये अगर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं और तो इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरा वेक्टर है वो कोई नई डायरेक्शनैलिटी या नई डायमेंशन को ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, डज नॉट ऐड डायरेक्शनैलिटी एंड डायमेंशन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो पहला वेक्टर है वो 2 3 है, वो स्पैन कहाँ कर रहा है? वो इसी लाइन पे कर रहा है। जो दूसरा वेक्टर 4 6 है वो भी इसी लाइन पे स्पैन कर रहा है। तो दूसरे वेक्टर ने क्या इसमें डायरेक्शन ऐड की? कोई भी नहीं। या डायमेंशन कौन सी ऐड कर दी? कोई भी नहीं। तो मतलब ये हुआ कि जो डिपेंडेंट होंगे दैट विल नॉट ऐड एनी मोर डायमेंशनलिटी और डायरेक्शनलिटी, वो कोई डायमेंशन को या डायरेक्शन को फर्दर ऐड नहीं करेंगे अगर वो डिपेंडेंट हैं। क्या है? डिपेंडेंट। ठीक हो गया? तो अभी मैंने एग्जांपल दिखाई थी, इसका स्पैन एक एक्सिस है, यानी सिर्फ r है, r2 नहीं है।
अगर हमारे पास दो वेक्टर हों, लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, स्पैन ऑफ दो वेक्टर ए और बी हैं, तो दो वेक्टर का जो स्पैन होगा, यानी एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों का जो स्पैन होगा वो क्या होगा, ये पूरा पेज होगा या 2D में होगा। इसके स्पैन से क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन एक ये आ सकता है, इसका कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ, लेकिन वो रहेंगे आप इसी प्लेन में। इसी प्लेन में रहने का मतलब ये है कि जिसका स्पैन R2 है, कोई नई डायरेक्शन ऐड नहीं होगी, इसी प्लेन में रहेंगे इन दो की वजह से। लेकिन अगर फर्ज करो एक तीसरा वेक्टर आ जाता है C, और वो यानी अगर इसकी बात की जाए, ये 1 2 था और दूसरे B था, फर्ज करें 5 4, एक तीसरा वेक्टर आ जाता है, वो आ जाता है जी 0 0 7, तो इनको भी उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी अब इस तरह आ जाएंगे, ये वेक्टर भी इस तरह आ जाएंगे, 0 0 हो जाएगा। अब ये तीसरे वेक्टर ने क्या किया, अब इसको अगर आप ड्रा करना चाहें तो आप सिर्फ दो प्लेन में नहीं करेंगे, बल्कि इसमें आप 3D में चले जाएंगे, तीसरी Z एक्सिस के लॉन्ग भी जाएंगे। तो बेसिकली तीसरे वेक्टर ने क्या किया, तीसरे वेक्टर ने एक नई डायरेक्शन या डायमेंशन ऐड कर दी जो कि Z एक्सिस थी। ठीक हो गया। इसको अगर मैं लिखूं, इफ span of A B is a plane, then any vector C, कोई तीसरा वेक्टर C है, बट इन दैट प्लेन, वो भी है उसी प्लेन में, does not add any more dimensionality. देन यहाँ मैंने बताया कि एक वेक्टर A था, एक वेक्टर B था, एक
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है आवाज़। हाँ सॉरी, वो हुआ ये कि मेरा लैपटॉप ना शटडाउन पे चला गया और ये बड़ा सडन था। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि वहीं से जहाँ से हम पढ़ा रहे थे वहीं से रिज्यूम कर रहे हैं, अगर ये फाइल कवर होती है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारा डाटा रेज हो चुका है। चलो कोई नहीं। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आप ना क्विकली बता देता हूँ, ये ना कि दोबारा ये शटडाउन की तरह जाए। मैं आज बता रहा था कि स्पैम क्या होता है। स्पैम का मैं यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो चुका है, उसने मुझे आंसर भी दिया। उसके बाद फिर हम जो है ना ज़रा देखते हैं इसको कि लीनियरली डिपेंडेंट होना क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास एक सेट ये है, टू एंड थ्री, और दूसरा है 4 6, हाँ अब कुछ बेहतर लिखा। अच्छा 2 3 एंड 4 6, अगर ये मेरे पास दो वेक्टर हैं, इसमें से मैं ये बता रहा था कि अगर ये v1 है और लेट्स सपोज ये v2 है, तो v2 कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1। इसका मतलब ये हुआ कि v2 डिपेंड कर रहा है v1 पे, तो ये बेसिकली लीनियर डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ये है बड़ा आसान और इजी वे जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लीनियर डिपेंडेंसी को बताने के लिए। और तो मैं ये कह रहा था कि जो लीनियरली डिपेंडेंट होगा वो कोई न्यू डायमेंशन ऐड नहीं करेगा, नो डायमेंशन एडेड, डायमेंशन या डायमेंशनलिटी डायरेक्शनलिटी ऐड नहीं करता। और इसकी एग्जांपल के लिए मैं बता रहा था आपको, लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। अगर इसी प्लेन में अगर एक और वेक्टर सी ऐड कर दिया जाए, तो ये वाला वेक्टर जो है बेसिकली सी, हम लिख सकते हैं सी एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसमें C1 और C2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर में 0.5 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, -1, वो आप निकाल सकते हैं। वो इस तरह निकालें कि इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन वो C बन जाए, तो वो आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर आ जाता है तो हम कहेंगे कि C जो है वो डिपेंडेंट है ए और बी पे, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी पे, और
सी के ऐड होने से कोई नया डायमेंशन, कोई नई चीज हमारे पास नहीं आई, वो उतनी ही इंफॉर्मेशन है डायमेंशन के अबाउट जो कि ए और बी की वजह से थी। लेकिन अगर यहाँ मैं एक और वेक्टर ऐड कर दूं डी, सपोज अगर हमारे पास वेक्टर एक है 2 3 और फिर है 7 2, ये v1 है, ये v2 है, और एक मेरे पास वेक्टर 9 5 अगर बनता है जो कि v3 है, तो ये v3 जो है ये कोई नई डायमेंशन नहीं कर रहा ऐड। क्यों? क्योंकि वी कैन राइट v1 प्लस v2 एज लीनियर कॉम्बिनेशन, v3 को हम लिख सकते हैं एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। तो ये क्या कहलाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। क्या मतलब हुआ? इन R2 स्पेस में if there are 3 vectors, then one vector will definitely be redundant। redundant का मतलब फालतू होता है, उर्दू में अगर इसका मतलब मैं कहूँ तो ये फालतू होता है। तो असल में इन तीनों में से जो अगर तीन हैं और हैं वो R2 में, तो एक वेक्टर, तीसरा जो वेक्टर है वो रिडंडेंट होगा, वो कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। क्या कह सकते हैं? स्पैन ऑफ v1 v2 क्या था? R2, और स्पैन ऑफ v1 v2 एंड v3 वो भी क्या है? वो भी R2 है। तो इसमें ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, ये बेसिकली रिडंडेंट है, फालतू है, एक्स्ट्रा है। ठीक हो गया? दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं देयर आर मोर वेक्टर देन आर नीडेड, और देयर आर मोर वेक्टर्स देन आर नीडेड। ये THAN आएगा, देन THAN आएगा, देन आर नीडेड। एफिशिएंट सेट वो होगा, एफिशिएंट सेट वो होगा जिसमें जितनी बस जरूरत है उतने ही हों। ठीक है? There is no redundant set या sets। ठीक है? इस केस में v जो था v3, बेसिकली v3 कैन बी रिटन एज v1 प्लस v2, इसलिए रिडंडेंट था। और अभी तक मैंने ये जो बताया कि v3 डिपेंड कर रहा है v1 और v2 पे, ये चीज़ हम कर चुके हैं। अब अगर एक और बात की जाए कि मेरे पास अगर वेक्टर हो 2 0 0 0 1 0 और तीसरा एक और वेक्टर हो 0 0 7, तो ये किस में है? R3 में। ठीक है? ये R3 में है। इसमें से क्या मैं वेक्टर v1 v2 और v3 फर्स्ट कर रहे हैं, क्या मैं v3 ऐसे लिख सकता हूँ एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ v1 प्लस v2 और इसके साथ कोई भी नंबर c1 और c2 एनी नंबर लगा के इस तरह कर सकता हूँ मैं? अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ वेल एंड गुड, नहीं कर सकता तो ये नहीं। और हकीकत ये है इसमें मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जितनी मर्जी इसको मल्टीप्लाई कर दूं, जो ये 0 और ये 0, इसको जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दूं, इनको ऐड करके मैं 7 नहीं बना सकता। यानी अगर मैं थोड़ा सा लिखना भी चाहूँ v1 एज कॉम्बिनेशन ऑफ v1 और v2, अब यहाँ मैं 1 लिखूँ +1, यहाँ भी +1 करूँ या 0.5, जो मर्जी मैं कर लूँ। जो ये तीसरी वाली रो है जिसमें ये 0 0 है, अब 0 को मैं अगर 100 से भी मल्टीप्लाई करूँ आंसर 0 आएगा। इस तरह इस 0 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ आंसर 0 आएगा। कभी भी इन दोनों का एडिशन जो है 7 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके इक्वल नहीं होगा कभी भी, v3 कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है v3 जो है ये एक नई डायमेंशन को ऐड कर रहा है। ये यानी लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है ये, बल्कि क्या है? लीनियरली, ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब है इट विल, जो थर्ड वेक्टर है जिसको न्यू वेक्टर कहेंगे, न्यू वेक्टर विल ऐड
जो कि यहाँ थर्ड अब अगर ये पूछा जाए कि स्पैन ऑफ 2 0 0 0 1 0, अपने माइक ऑफ कर लें। फ्रेंड्स अपने माइक ऑफ कर लें सब। तो इनका स्पैन क्या होगा, R3 होगा, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन से आप जितने MB बनाएंगे, जो स्पेस ऑक्यूपाई होगी वो 3D होगी, वो 2D नहीं होगी, R2 नहीं होगी बल्कि R3 होगी। अच्छा जी, अब हम फर्दर इसी कंसेप्ट को, लिनियर इंडिपेंडेंस और इसी को अब मैथमेटिकल वे में लेके चलते हैं। तो मैंने आपको आम वे में बताया, मैथमेटिकली एक फार्मूला है और वहाँ से आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, डिपेंड करना इजी हो जाएगा। लीनियर डिपेंडेंस, अगर मेरे पास एक वेक्टर है S, सेट है S जो कि मुश्तमिल है इन वेक्टर्स पे v1 v2 ऑन द वे vn, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ। ये इफ लिखते हैं ना वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, इसका सिंबल इस तरह आता है, इफ एंड ओनली इफ C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस ऑन द वे Cn Vn, अगर ये इक्वल हो 0 के, अगर ये 0 वेक्टर के इक्वल आ जाए, इस तरह 0 के इक्वल आए कि फॉर सम C's are 0, some C's not all are 0। जो इसमें C है C1 C2 C3, इसमें से कोई एक ऐसी हो जो कि 0 ना हो, कोई एक, कम से कम कोई एक C1 C2 C3 जो इसके साथ वो स्केलर मल्टीपल हैं और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हैं, उसमें से कोई एक C जो है वो एटलीस्ट 1 is non-zero, 1 C is non-zero, तो फिर ये क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। और अगर तमाम के तमाम C 0 हो जाएं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर तमाम की इस इक्वेशन में तमाम के तमाम C 0 हों तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो तो फिर उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर कोई एक भी C की वैल्यू नॉन जीरो हो और बाकी चाहे 0 हो भी जाए, फिर जनाब ये 0 के इक्वल आ जाए तो फिर उसको कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ये है मैथमेटिकली फॉर्म में। अब अगर फर्ज करो मैं ये कहता हूँ इसमें से लेट्स सपोज जो C1 है वो अगर इक्वल नहीं है 0 के, if C1 is not equal to 0 then फिर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है इसको, इक्वेशन अबव कैन बी डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड है अगर आपको, ये डिवाइड बाय C1, तो C1 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा V1 इज प्लस C2 ओवर C1 V2 प्लस C3 ओवर C1 इंटू V3 प्लस
Vn over C1 into Vn, सॉरी Cn, ये Cn था, ये Cn आना है, यहाँ Cn आना है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो V1 विल बी इक्वल टू माइनस C2 और C1 V2 माइनस C3 और C1 V3 माइनस Cn और C1 Vn। क्या मतलब हुआ कि V1 can be represented by linear combination of V2, V3 and Vn। V1 को जब हम लीनियरली डिपेंडेंट शो कर सकते हैं कम्बिनेशन के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और यही उसने कहा था कि अगर एक भी C अगर नॉन जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, यही इसने बताया। अच्छा, अगर ये इस तरह लीनियर कोई भी एक वेक्टर लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर शो ना किया जा सके तो फिर वो क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहां से हमारी वो आ गई। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 और 1 है और 3 and 2 है, C1 into 2 1 प्लस C2 into 3 2 इज इक्वल टू 0। अगर C1 और C2 इसमें से नॉन जीरो अगर हों, इसको सॉल्व करें और C1 और C2 नॉन जीरो हो तो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या होगा, डिपेंडेंट। फिर केस बनेगा डिपेंडेंट का। लेकिन अगर C1 और C2 दोनों जीरो हो जाए, C1 एंड C2 बोथ जीरो हो जाएं, इसमें से था कोई एक नॉन जीरो हो, लेकिन अगर ये दोनों ही जीरो हो जाएं तो फिर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। अगर मेरे पास, अच्छा ये एक चीज होगी, एक और एग्जांपल छोटी सी, 2 1 3 2 1 2, ये तीन अगर हमारे पास हैं, इसको अगर हम लिखें C1 इंटू 2 1 प्लस C2 इंटू 3 2 प्लस C3 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 0 0। अगर ये 0 0 के इक्वल हो तो फिर क्या होगा, 2 ऑफ C1 प्लस 3 C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0। C1 प्लस 2 C2 प्लस 2 C3 इज इक्वल टू 0। ये दो आ गई इक्वेशन। इसमें से अब हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम सपोज करते हैं, लेट C3 अगर हम ले लेते हैं -1, ये रैंडमली मैंने लिया है। जब कोई एक आप कर लें तो फिर क्या हो जाएगा, 2C1 प्लस 3C2 -1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनेगी C1 प्लस 2C2 -2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास C2 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड C1 की वैल्यू आ जाएगी -4। ये वैल्यूज उस वक्त आई हैं जब आपने सपोज किया कि C3 -1 था। तो ये क्या है, आप क्योंकि नॉन जीरो वैल्यूज हैं, अब जब ये नॉन जीरो वैल्यूज हों तो फिर क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर तमाम के तमाम C जीरो हो जाते तो क्या होना था, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना था। अच्छा, अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, अगर S मेरे पास इक्वल है 1 -1 2 के, ये पहला वेक्टर है। दूसरा वेक्टर हो जाए 2 1 3 के, तीसरा वेक्टर इक्वल हो जाए -1 0 2 के। अब मुझे ये बताएं, डज स्पैन ऑफ S
जी R3 के इक्वल है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आर दे लीनियरली इंडिपेंडेंट। जी बेटा, अगर मेरा ये क्वेश्चन हो तो क्या है, ये 3 डायमेंशन के हैं और इसमें से 2 की वजह से आप तीसरा नहीं ले सकते, ठीक है, इसलिए इसका स्पैन R3 ही होगा। पहला क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अब दूसरा है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, C1 इंटू पहला वेक्टर प्लस C2 इंटू दूसरा वेक्टर प्लस C3 इंटू तीसरा वेक्टर। तो पहला वेक्टर क्या है 1 -1 2 2 1 3 और -1 0 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोई रैंडमली ABC। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ ये बन जाएगा C1 प्लस 2C2 माइनस C3 इज इक्वल टू A माइनस C1 प्लस C2 प्लस 0, क्योंकि ये C3 इंटू 0 0 होता है, इज इक्वल टू B। ये आ जाएगा 2C1 प्लस 3C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू C। ये 3 इक्वेशन हैं। अगर इनको हम सॉल्व करें, ये थोड़ा वैसे टाइम लगेगा, बट इसका आखिर में आंसर आ जाए C3 इज इक्वल टू 1/11 इंटू 3C माइनस 5A। C2 इक्वल है 1/3 इंटू B प्लस A प्लस C3 और C1 है A माइनस 2C2 प्लस C3। अगर इसमें से कोई बंदा मुझे ये बता दे, ABC की वैल्यू बता दे, तो मैं बता सकता हूँ C1 C2 क्या होगा। यानी इन पे डिपेंड कर रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। अगर कोई ये कहे कि ये 0 0 है, लेट्स सपोज A B और C अगर 0 0 है, ये किस सूरत में होना था, अगर ये C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 प्लस C3 इंटू V3 इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए और उसमें से कोई भी C जो है वो 1 ना हो, सारे 0 हों, तो इसका मतलब होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो मेरे पास जिस वक्त A B C की वैल्यू आई मैं यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ मैं पुट करता हूँ तो C3 मेरे पास 0 आ जाता है, जिसकी वजह से C2 मेरे पास, यानी ये 0 0 था ना, फिर ये भी 0 0 हो जाता है और फिर मेरे पास C1 भी 0 आ जाता है। तो ये क्या है, जब ये तीनों 0 0 हो गए तो इसका आंसर क्या हुआ दूसरे क्वेश्चन का जो मैंने पूछा था, आर दे लीनियरली इंडिपेंडेंट। यस, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। सर जी जी ये ABC की वैल्यू में खुद से दी गई होगी पहले से ऑलरेडी। पहले इसको जनरल केस बनाया है, इसमें हमने ये, हमारे पास ये था और पूछा उसने ये था। अब एक तरीका ये है, आप डायरेक्ट यहाँ 0 रख के और फिर फाइंड करें C1 C2 C3, और आप ये देखेंगे C1 C2 C3 अगर वो उनमें से कोई एक भी वैल्यू नॉन 0 आ गई, इसका मतलब वो डिपेंडेंट है, और अगर तीनों के तीनों 0 आते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है। तो इसको जनरल केस बनाने के ABC सपोज किया था, लेकिन अगर आप यहाँ डायरेक्टली 0 ले लें तब भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। और कोई क्वेश्चन? ये मैंने लिखा है सब स्पेस ऑफ Rn। सब स्पेस ऑफ Rn का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक V है that can be called as some subset of Rn, इसको अगर मैं ड्रा करूं तो मेरे पास ये अगर स्पेस जो है, इस स्पेस को Rn में कह रहा हूं, इसके अंदर एक सबसेट है जो कि V है, तो ये सबसेट होगा, ये V क्या होगा, सबसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि V जो है ये
आर एन जो है ये तो इनफिनिट है ना डायमेंशन की, और इनफाइनाइट उसके वेक्टर की डायमेंशंस हैं हर वेक्टर की। उसका एक छोटा सा सबसेट ले लिया वी, उसे कहेंगे सब, वो सब स्पेस उस वक्त कहलाएगा, ये वाला जो सबसेट ऑफ आर एन है ये सब स्पेस उस वक्त कहलाएगा अगर इसमें जीरो हो, जीरो वेक्टर हो। वी विल बी कॉल्ड एज सब स्पेस इफ इसमें तीन चीजें हों। पहली चीज इफ, पहला चीज ये है कि जीरो वेक्टर हो इसके अंदर जीरो वेक्टर होना चाहिए, जीरो वेक्टर होना चाहिए जितनी भी डायमेंशन का है जीरो वेक्टर। दूसरा बात ये है कि जो क्लोजर है अंडर एडिशन वो होनी चाहिए, एडिशन होनी चाहिए। और तीसरी पॉइंट ये है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब ये जो मैंने बात कही है इसको मैं आसान अल्फाज में लेके आना चाहूँ तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर v जीरो है, जीरो पे मुश्तमिल है, जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर का मतलब, और अगर हम तीन डायमेंशन में ले रहे हैं R3 तो जीरो वेक्टर का मतलब 0 0 0 इस तरह तीन होंगे। अब सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या थी कि ये जीरो वेक्टर कंटेन करे, तो पहली प्रॉपर्टी तो पूरी हो रही है, जीरो वेक्टर इसमें है, खुद ही ये जीरो है, तो ये वाली ओके होगी बात, ओके। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इसको मल्टीपल ले लूँ, स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस, तो वो भी क्या आएगा, सेम यही आएगा, मतलब उस क्या आएगा, मतलब 1 2 3 -1 -2 -3 जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दूं, जो आंसर आएगा वो इस v के अंदर ही है। ये v के अंदर, v क्या है 0 0 0, यानी 0 0 ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोजर है अंडर मल्टीप्लिकेशन। दो प्रॉपर्टी पूरी होगी, ओके हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी ये है बेटा बी, तीसरा ये है कि अगर आप दो वेक्टर लेते हैं एडिशन यानी 0 0 0, इसको ऐड फर्दर कर दें दूसरे 0 0 0 में, तो वो भी आंसर क्या आ रहा है 0 0 0। इसका मतलब ये हुआ क्लोजर अंडर एडिशन भी है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जितनी मर्जी कर लें आप, वो फिर भी ये भी ओके है। इसका मतलब ये हुआ कि V जो है वो एक V इज अ वैलिड सबस्पेस ऑफ R3। ये उस वक्त था जिस वक्त हमने V क्या लिया था। तो इसी चीज को मैं दोबारा अगर इस डायग्राम में समझाऊं कि मैंने क्या किया था कि एक टोटल स्पेस जो है वो Rn है, उसके अंदर एक सबसेट है V, वो इस तरह है कि इसके अंदर अगर मैं कोई वेक्टर x लेता हूँ, इस तरह लेता हूँ वेक्टर x, x है किसके अंदर, इज इन V, ये इस तरह है। पहला पॉइंट ये कि जीरो वेक्टर हो, कंटेन्स जीरो वेक्टर। दूसरा ये है कि C ऑफ x जो है वो भी इज इन V, जीरो वेक्टर इज इन V, Cx यानी मल्टीपल ऑफ दिस x वो भी V में हो। और तीसरा पॉइंट ये था कि अगर A जो है वो V में हो, B भी V में हो, तो A प्लस B जो है वो भी V में हो, तो इसको क्या कहेंगे, वैलिड सबस्पेस। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ की है, लेकिन यहाँ मैंने अप्लाई की है पहली एग्जांपल 0 पे। अब दूसरी एग्जांपल कोई और लेते हैं, इससे थोड़ा सा वो हो जाएगा। अगर मेरे पास सब स्पेस मौजूद है S और वो है x1 और x2, और ये है जी R2 में, सच दैट कि x1 जो है वो ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब इसमें पहले इसको अगर मैं ड्रा करूं, तो x1 फर्स्ट करो ड्रा मैं कर लेता हूं जी, ये है। x2 भी कोई वेक्टर हो सकता है, ये है।
इसमें जब जीरो भी इंक्लूड हो रहा है तो इसका मतलब ये वाली साइड इंक्लूडेड है, इसमें ये वाली जीरो भी इंक्लूड है और ये वाली इंक्लूड है। क्वेश्चन ये है कि इज एस अ सबस्पेस ऑफ R2 और नॉट। इसमें जिस वक्त हम देखते हैं जीरो, पहली बात जीरो वेक्टर है जी, है, लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। अगर इसको ऐड में करता जाऊं, इन दोनों को ऐड करता जाऊं तो इन दोनों के ऐड करने से भी आंसर जो आता है वो विद इन स्पेस रहता है। तो क्या होगा, क्लोजर विद अंडर एडिशन भी है। लेकिन तीसरा पॉइंट ये था कि अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से जैसे ही करूंगा वो इस तरफ आ जाएगी, जबकि हमने जो स्पेस डिफाइन पहले की थी वो सिर्फ ये की थी, ये वाली। तो ये क्या है, उससे बाहर चला गया। जब बाहर चला गया तो इसका मतलब ये होगा नॉट क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो फिर ये बाहर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि S इज नॉट अ वैलिड स्पेस। तो S इज नॉट अ वैलिड सबस्पेस। इसी कंसेप्ट को फर्दर समझाने के लिए एक छोटी सी और एग्जांपल, अगर मेरे पास U वेक्टर है और वो है स्पैन ऑफ V1, V2 एंड V3, और क्वेश्चन ये है कि वैलिड सबस्पेस है या नहीं। तो 0 ऑफ V1, 0 ऑफ V2, 0 ऑफ V3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ये जो है ये 0 0 0, ये क्योंकि ये स्पैन की बात हो रही है, इसकी स्पैन में ये भी इंक्लूड होगा। तो ये इंक्लूड होगा किसमें, स्पैन में। स्पैन क्या होता है वो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, इन दी स्पैन। जब ये इसमें स्पैन में 0 इंक्लूड है तो पहली प्रॉपर्टी जो 0 वेक्टर वाली थी वो तो हो गई, पहली प्रॉपर्टी ओके हो गई 0 वेक्टर वाली। अब दूसरी चीज जो है वो है जी, x अगर इक्वल है C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। अगर मैं इसका कोई स्केलर मल्टीपल ले लेता हूँ, ax, a से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी तो a से मल्टीप्लाई होगा। और ये फिर एक नया वेक्टर बन जाएगा इन दोनों के। ये भी a इंटू C1 भी कोई कांस्टेंट था, a भी कांस्टेंट है, तो ये बेसिकली एन अदर कांस्टेंट बन जाएगा। उसके लेट्स उसको C4 कह देते हैं, C4 इंटू V1 प्लस C5 इंटू V1 प्लस C6 इंटू V3, ये V2 था। तो ये क्या है, ये भी अगेन स्पैन के अंदर होगा, ठीक है ना, अनदर लीनियर कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा जी, ये क्या है, अनदर लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। लीनियर कॉम्बिनेशन हम पहले जिक्र कर चुके हैं इसी लेक्चर के शुरू में। तो क्या हुआ, ये भी उसके स्पैन के अंदर है। क्या मतलब हुआ, सो इट इज आल्सो इन यू के अंदर है ये स्पैन में। तो क्या मतलब हुआ, इट इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये Cx का मतलब मैंने Ax या Cx का मतलब मैंने मल्टीप्लाई किया था। दूसरी प्रॉपर्टी भी ओके हो गई है जी वैलिड स्पेस होने के लिए। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखने लगे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि लेट्स सपोज एक y है, y क्या है जी, b1 इंटू v1 कोई नया, b2 इंटू v2 प्लस b3 इंटू v3। अब हमें एडिशन करना है तो x प्लस y करते हैं। x क्या था, x से हमने यहाँ डिफाइन किया था c1 से, तो x प्लस y क्या हो जाएगा, c1 प्लस d1 इंटू v1, c2 प्लस d2 इंटू v2 प्लस c3 इंटू c3 प्लस d3 इंटू v3।
इंटू V3। अगेन ये दोनों का सम जो होगा वो भी किसी एक नए वेक्टर के इक्वल होगा, और वो भी जो होगा वो भी इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी पे, ये जो स्पैन जो है उसके अंदर आएगा। स्पैन के अंदर आने का मतलब ये है डेफिनेटली क्लोज अंदर, इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेटली क्लोज्ड क्लोजर है या क्लोज्ड अंडर एडिशन है। अगर ये क्लोज है अंडर एडिशन तो क्या मतलब हुआ, सो तीनों प्रॉपर्टी ओके होगी। जब तीनों प्रॉपर्टी ओके होगी सो हम कह सकते हैं U इज अ वैलिड, U की बात हो रही थी ना, हाँ जी, U इज अ वैलिड सबस्पेस ऑफ R3। तीनों प्रॉपर्टी, जीरो भी था, एडिशन के साथ क्लोजर है, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से भी क्लोजर है, तो फिर क्या हुआ, डेफिनेटली ये उसमें है। अगर एक छोटी सी एग्जांपल, वो तो अगर स्पैन ऑफ 1 1 की बात की जाए तो अगर मैं ड्रा करना चाहूँ क्या बनेगा, स्पैन ऑफ 1 1 कोई इस तरह होगा, ये भी 1 यहाँ भी 1 इस तरह होगा। अब इसका अगर मल्टीपल लूँ तो वो इसी एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। अगर इसमें फर्ज को मैं ऐड कर दूं तब भी वो इसी के अलॉन्ग जाएगा, ठीक है। तो इसका स्पैन बेसिकली क्या होगा, आर में होगा। स्पैन क्या होगा, आर। और क्या ये स्पैन जो है जीरो कंटेन करता है, जी बिल्कुल करता है। तो हम कह सकते हैं जीरो ऑफ 1 1 0 0 होगा, इसलिए पहली प्रॉपर्टी ओके होगी। दूसरी चीज थी जी मल्टीपल ऑफ, स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस, वो भी किस पे लाई करेगा जी, वो भी डेफिनेटली इन दिस स्पैन होगा, वो भी इसी एक्सिस के अलॉन्ग करेगा ना। दूसरी भी ओके होगी, दूसरी ओके होने का मतलब क्या है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी, दूसरी भी होगी। सर अगर सर माइनस से मल्टीप्लाई करें फिर भी हो जाएगा ये क्वेश्चन क्या बेटा, ये क्लियर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें माइनस हो फिर आप इस तरफ जाएंगे, ये 1 1 था, ये -1 -1 ये, लेकिन आप रहेंगे इसी लाइन पे। जी सर, तो बिल्कुल ये कर सकते हैं माइनस। जी जी सही है। नंबर तीसरा ये है कि C1 इंटू 1 1 प्लस C2 इंटू 1 1, वो इक्वल किसके आ जाएगा, C1 प्लस C2 ऑफ 1 1। और ये अगेन फिर वही अगेन आप किसी एक C3 कह दें, ये C3 ऑफ दिस है, तो मतलब वही स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस है, वो भी अलॉन्ग इसी एक्सिस पे आएगा, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं तब भी, चाहे आप एडिशन करें, क्योंकि सिंपल 1 1 था ना। तो ये आल्सो this is also in the span, this is also in the span। ये भी अगर स्पैन में है, तीनों जब स्पैन में हैं तो हम क्या सकते हैं, सो U is a valid subspace। अगर मेरे पास एक आखिरी चीज, आज के लेक्चर की सबसे आखिरी चीज, वो है जी, अगर मेरे पास V है जो कि सब स्पेस है और ये है स्पैन करती है, V है स्पैन करती है इन वेक्टर V1 V2 ऑन द वे Vn, और इस तरह करती है कि V1 V2 Vn जो हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस ऑन द गो Cn Vn इज इक्वल टू है 0 के, ठीक है।
और तमाम सीज जो हैं वो भी ज़ीरो हैं, C1 C2 CN ये सारे के सारे क्या हैं, ये भी ज़ीरो हैं, तमाम सी ज़ीरो हों तो फिर इसे कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या कहेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इसका वर्डिंग में मैं लिखूं तो इस तरह है, और यू कैन नॉट रिप्रेजेंट one vector as linear combination of other vectors। इंडिपेंडेंट मतलब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की क्रम में नहीं लिख सकते, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो सबस्पेस का क्या मतलब है? सबस्पेस का क्या मफहूम था? कि ऑल कॉम्बिनेशन सबस्पेस का क्या मतलब था? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 v2 vn वो लाई करते हैं उस जगह पे, वी सबसेट के अंदर ही आएंगे तमाम के तमाम, यानी स्पैन करता है। ठीक है, स्पैन करता है, या ऑल विल लाई इन दिस स्पेस। ठीक है ना, उसको कहते हैं सबस्पेस। और इंडिपेंडेंट क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, और उसका मफहूम ये मैंने लिख दिया। अच्छा, ये चीज पता होने के बाद अगर ऐसा है तो फिर हम ये कहेंगे देन वी विल से S V1 V2 अगर ऐसे है कि भी स्पैन भी करता है प्लस ये कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो फिर ये जितने भी वेक्टर हैं v1 v2 v3 vn इस पे मुश्तमिल जो S है इसको हम कहेंगे बेस। तो S इज अ बेसिस फॉर V सबस्पेस है उसका। ये जो वेक्टर्स हैं ये सारे के सारे जो जिनकी कॉम्बिनेशन जो आपस में तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन से मिलके सबस्पेस बन रही है, तो उसको हम बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, बेस। तो बेस क्या हुआ? दिस इज ए बेस, those vector are linearly independent एक तो ये कि linearly independent हो, प्लस ये कि n जो है of those vectors is in subspace, उनका स्पैन सबस्पेस के अंदर हो और वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। उन वेक्टर्स को, उन वेक्टर के मुश्तमिल सेट को बेस कहते हैं। अगर मेरे पास एक और इसी चीज़ को समझाने के लिए एक और मेरे पास मौजूद है v1 v2 एक सब सेट है जो कि vn और एक v स्पेशल s पे मुश्तमिल है, और ये v स्पेशल s वेक्टर जो है ये v1 प्लस v2 है। अगर इस पे मुश्तमिल है तो क्या है? क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला डिपेंड कर रहा है इस पे। और लेकिन स्पैन अगर बात की जाए, स्पैन ऑफ टी, स्पैन तो उसी तरह वो रहेगा, स्पैन तो वही रहेगा जो पहले था, वी रहेगा, स्पैन वी रहेगा, बट टी इज लीनियरली अब इंडिपेंडेंट नहीं रहा, क्या हो गया? डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया है तो T is so T is not a base,
बेसिस नहीं है। बेस होने के लिए ज़रूरी है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और स्पैन जो है वो उस सब स्पेस के अंदर लाई करे। अब बेसिस की मैं अब एग्जांपल आखिरी डेफिनेशन में लिखने लगा हूँ, वो है बेसिस की डेफिनेशन। वो क्या है? मिनिमम सेट ऑफ वेक्टर्स that spans the subspace। तो क्या मतलब हुआ? इन बेसिस देयर इज नो रिडंडेंसी, कोई रिडंडेंट वेक्टर नहीं होता, रिडंडेंसी नहीं होती, कोई फालतू वेक्टर नहीं होता। जैसे कि मैं अगर इसकी मिसाल दे दूं, एस है मेरे पास 2 3 7 0, स्पैन ऑफ एस क्या होगा? ये 2 हैं तो आर एन होगा, R2 होगा स्पैन, ठीक है ना। ऑल ऑफ R2 जो है वो स्पैन हो जाएगा। इसका अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए, x1 x2 आर्बिट्रेरी कोई वैल्यूज हैं x1 और x2, यहाँ से अगर मैं निकालूं इसको, अगर मैं सॉल्व करूं तो c1 मेरे पास x2/3 आता है। अगर आप सॉल्व करें ना इसको उसी तरह क्वेश्चन लिखे, और c2 अगर लिखें तो 1/7 इंटू x1 माइनस 2/3 ऑफ x2 आता है। c1 और c2 तो आ गए। फॉर एनी ऑफ, अगर आपके पास x1 एंड x2 अगर ये गिवन हो जाएं, देन हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड, हम क्या फाइंड कर सकते हैं? c1 एंड c2। अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप c1 और c2 निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर x1 और x2 0 हो जाए, और ये 0 क्यों मैं कर रहा हूँ कि ये पता करने के लिए कि लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। जब मैं ये 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास c1 क्या आ जाता है? 0, और c2 क्या आ जाता है? 0। अब जब दोनों तमाम के तमाम c 0 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमने पहले ही बता दिया कि ये स्पैन करता है R2 में, वो स्पैन की बात तो हो गई, और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि S जो है, S क्या था? ये, तो ये S जो है ये बेसिस है। तो S is a basis for R2। S क्या है? एक बेसिस है फॉर R2। इसके साथ मेरा लेक्चर तो ये कंप्लीट हो गया। आपका अगर क्वेश्चन है आप पूछ लें। अच्छा ये याद रखिएगा, यहाँ हमने बेसिस की बात की, इस बेसिस के कंसेप्ट होगा तो फिर आगे हम जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बेसिस का कंसेप्ट यूज होता था। तो मिड से पहले मैं करा रहा था, फिर मुझे इसमें फील हुआ कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, हमें इसकी थोड़ी बेसिक्स देखनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैंने ये काफ़ी मेहनत करके ये लेक्चर तैयार किया है आज। आपको शायद एक लेक्चर फील हो रहा है, लेकिन ये मैंने काफ़ी सारे जो है ना लेक्चर तैयार करने के बाद फिर मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि ये वाली चीज़ें बताई जाएँ, जिसमें ये बताया जाए स्पैन क्या होता है, एक वेक्टर जो है उसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पैन के अलावा उसका डिपेंडेंसी की बात की जाए कि लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। ये दोनों चीज़ें समझाने के बाद हम ये बता सकते हैं बेसिस क्या चीज़ है, और बेसिस बताने के बाद हम ये बता सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिस पे बेस कर रही होती है। तो उसके बाद हम उसको पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये लेक्चर इसलिए था। तो आपका अगर क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क नाउ। सर ये डिपेंडेंट वाले में ये C2 और C1 ये कैसे निकाला है? बेटा ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, इसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें C1 और C2 आ जाएगा। सर ये इसमें ये 0 0 नहीं होंगे ये डिपेंडेंट वाले में, इज इक्वल टू ये x1 और x2 लिखा हुआ है।
हाँ तो ये जीरो ही लेकिन जब जीरो लेंगे तभी आपके पास इवेंट वैल्यू आएगी ना C1 और C2। ये तो ये जर्नल है ना लिप X2 जी सर। जी ओके किसी सर। और एनी मोर क्वेश्चन एनी स्टूडेंट? अभी हमारे पास आधा घंटा है। जी बेटा। सर ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना सर? बेटा दरमियान में लैपटॉप बंद हो गया था, मुझे नहीं आइडिया, अगर रिकॉर्ड हो रहा होगा तो लाजमी इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। सर रिकॉर्ड हो रहा था जब आपका जी सर, लैपटॉप जी हो रहा है रिकॉर्डिंग था तो। ठीक है इंशाल्लाह इसको कर लेते हैं। तो आप कैसा लगा आज का लेक्चर? इजी था, टफ था? जी सर आसान था, समझ आ गई सर। ये तो अच्छा है काफी अगर न्यू चीजें थी। जी। ये वैसे मैंने भी नहीं पढ़ा अपनी इंजीनियरिंग में, मैंने कभी नहीं पढ़ा। ये आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैंने ये तैयार किया है, ये वाले कंसेप्ट। वरना बेसिस जो है ये मैंने नहीं पढ़ा। ये शायद आप लोगों के कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता हो। हमारे वहाँ हम यूनिट वेक्टर के तौर पे IJK की फॉर्म में ही बात करते हुए ना सारी चीज़ें डील कर लेते हैं। तो बहरहाल ये मोर जनरल चीज़ है। बेसिस का कंसेप्ट जो है ये यूनिट वेक्टर से ज़्यादा जनरल है। जिसको ये समझ आ गई बेसिस की, उसे यूनिट वेक्टर समझ आ गए। लेकिन जिसे यूनिट वेक्टर समझ आए हैं उसके लिए बेसिस समझ आए या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल है। सही सर। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आई थिंक आपको चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी और इंशाल्लाह हम जो है रिकॉर्डिंग वो भी आपसे शेयर कर देंगे।